आवेश के गुणधर्म। देखो हमने पढ़ा है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। और एक धनावेश और एक ऋणावेश अगर पास में आएंगे तो एक दूसरे को लगा देंगे, निरस्त कर देंगे, मतलब उदासीन हो जाएगा। मतलब अगर कोई धनावेशित कण और एक ऋणावेशित पास में आएगा तो फिर वो मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों का मिलाकर जो आवेश होगा जीरो हो जाएगा, मतलब वो उदासीन हो जाएंगे। ये बात अपने को पता है। इसके अलावा आवेश से संबंधित उसके और भी गुण होते हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। जैसे आवेश के गुण में आवेश की योज्यता, आवेश की निश्चयता, आवेश का संरक्षण, और भी होगा आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। चार गुण पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता का मतलब ये है कि देखो जोड़ना है, मतलब दो क्वांटिटी है, कोई एक कण है, एक कण है, इस पर कुछ आवेश मौजूद होगा, इस पर कुछ आवेश मौजूद होगा। अब हो सकता है इस पर धनावेश हो, इस पर ऋणावेश हो, या दोनों पर धनावेश हो या दोनों पर ऋणावेश हो, एक पर धनावेश हो, एक पर ऋणावेश हो। ऐसे कोई भी कण आपको आवेशित कण मिल सकते हैं। और जब भी वो पास में दोनों एक साथ मिला लिए जाएंगे तो फिर वो दो कोई निकाय बन जाएगा, उसका कुल कितना आवेश होगा। आवेश की योज्यता में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुल कितना आवेश होगा। तो जोड़ने के लिए जो जोड़ने के कई तरीके हैं, तो सदिश योग भी होता है। तो पहले तो ये देखना है आपको, जो आवेश आपकी जो राशि है, आवेश जो राशि है वो एक अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है। तो जो आपको सदिशों का जो योग होता है उस प्रकार से इसका योग नहीं करना है, अदिश राशि है। तो योग किस तरीके से करना है, योग होगा बीज योग। इसलिए दो कण, तो ये एक द्रव्यमान है, ये एक द्रव्यमान है, और ये कण है, ये कण है, ये आवेश है, इस पर कुछ आवेश मौजूद है, इस पर कुछ आवेश मौजूद है। तो दोनों को मिलाकर कितना आवेश होगा, तो दोनों को मिलाकर इसका आवेश और इसके आवेश का बीजीय योग। किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होगा, किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी कणों के आवेश का बीजीय योग होता है। कोई भी निकाय होगा आपका, उस निकाय में जितने भी आप कण मौजूद है, जितने भी कण मौजूद है, उन सब कणों के आवेशों का बीजीय योग क्या कहलाएगा, उस निकाय का कुल आवेश। किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित, उसमें किसमें, निकाय में, उसमें उपस्थित सभी कणों के आवेश का बीजीय योग होता है। जैसे मान लो ये कोई आपका निकाय है, इस कण पर धनावेश, इस पर ऋणावेश है। तो इस कण पर जिस धनावेश को मैंने मान लिया, कितना धनावेश है इस पर, पी का मतलब हो गया ये जो आपका मौलिक आवेश होता है, आधारभूत जो आवेश होता है। जैसे अपन पिछले लेक्चर में बात किए थे कि अपन पदार्थ के टुकड़े करते जाएंगे, कण छोटे छोटे कणों में तोड़ते जाएंगे। पदार्थ आपका जो जिस ये पदार्थ है ये भी आपका उदासीन है, इसको और टुकड़े कर दिए अपन, उदासीन कण मिलेंगे अपन को। अणु आएगा वो भी उदासीन होगा, परमाणु में तोड़ दिए वो भी उदासीन होगा। फिर परमाणु को और जिस देखा गया तो उसके और टुकड़े हुए, फिर अपन को मिलाएंगे कण, जो आवेशित कण था, जो कि था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आधारभूत आवेशित कण है, मौलिक आवेशित कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है वो ही न्यूनतम मान होता है। किसी भी कण पर कम से कम जो आवेश मिलेगा आपको किसी भी वस्तु पर, वो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो ही मिलता है। और उसी के बदल में अपन सबको नापते हैं। तो ऐसे करके इस पर अगर p प्रोटॉन मौजूद है, प्रोटॉन संख्या p है, और एक प्रोटॉन पर आवेश हो गया e,
और इस पर क्या है, n इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, n इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, E कितना आपका मौलिक आवेश है 1.6 into 10 to the power minus 1.6 10 to the power minus 19 कूलम, यह आपका मौलिक आधारभूत आवेश होता है। तो अगर इस पर ऋणावेश है तो इस पर n इलेक्ट्रॉन है तो n ऋणावेश हो गया माइनस n, और इस पर धन आवेश है तो इस पर प्लस p धन आवेश हो गया। अब इस निकाला कुल आवेश आपको निकालना है, तो इस कण पर मौजूद आवेश और इस कण पर मौजूद उसमें उपस्थित सभी कणों के आवेशों का बीजोड़, उसमें उपस्थित सभी कणों के आवेशों का बीजीय योग। तो इसमें उपस्थित दो कण मौजूद है, इस पर आवेश और इस पर आवेश का बीजीय योग करना है। तो बीज योग का मतलब है इन चिन्हों को लेकर आपको योग करना है, प्लस पी और प्लस पी माइनस एन। आप इसको कुछ सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, P माइनस एन ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, किसी भी निकाय पर कुल आवेश, जहाँ पर P प्रोटॉनों की संख्या है और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इससे आपको मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू आपकी 1.6 × 10⁻19 कूलम है। मतलब निकाय में उपस्थित कुल प्रोटॉन और निकाय में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, उनका डिफरेंस कर लेंगे और ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आपको कुल आवेश मिल जाएगा। अब इसी वजह से मान लो अगर P मोर देन N है, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो फिर आपका जो पूरा निकाय होगा वो क्या होगा, पूरा निकाय का धनावेश होगा। यदि P मोर देन तो निकाय धनावेश पॉजिटिव में चार्ज हो जाएगा, और यदि P लेस देन N है तो निकाय नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और अगर P बराबर N हो गया, क्या हो गया, P बराबर N मिलता है तो निकाय क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ये तीन स्थिति ऐसे आ जाएगी। इस प्रकार से आपको आवेश की योजना वाला गुण समझ में आएगा। आवेश की योजना मतलब आवेश निकाय पर या किसी कण पर उपस्थित कुल आवेश कैसे मिलेगा, उस कण पर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश का बीजीय। या निकाय की बात करें तो निकाय में उपस्थित सभी कणों पर उपस्थित धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग क्या कहलाएगा, धनावेश और ऋणावेश का बीजीय योग क्या कहलाएगा, आवेश की मतलब बीजीय योग उस निकाय पर उपस्थित कुल आवेश। समझ में आ गई बात। यह आपका पहला गुणधर्म होगा आवेश की योजिता हो गई। अब दूसरा गुणधर्म होगा अपना कौन सा, आवेश की निश्चलता। आवेश की निश्चलता से क्या मतलब है, निश्चल एक वर्ड है चर, चर का मतलब क्या हो गया, जो वेरी करता हो जिसका मान बदलता हो, और निश्चल का मतलब हो गया जिसका मान नहीं बदलता। आवेश की निश्चलता, आवेश बदलता नहीं है। आवेश बदलने का मतलब इसका जो मान होता है ना आवेश का, वो कभी नहीं बदलता है। आवेश की निश्चलता ये दूसरा वाला गुणधर्म है, सबसे सुनना है आवेश की निश्चलता मतलब आवेश का मान बदलता नहीं है। आवेश का मान बदलता नहीं है। अब बदलने से क्या मतलब है वो थोड़ा आप समझ लो। देखो जैसे अपन कोई भी चीज़ करने से मतलब द्रव्यमान है या किसी का वेग निकालना है, कोई कण किस वेग से चल रहा है, किसी का द्रव्यमान कितना है, ये अपन किसी का भार कितना है, ये वाली चीज़ें अपन देखते हैं। जैसे मान लो वेग देखते हैं तो कोई कण किस वेग से चल रहा है, कोई कण किस वेग से चल रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये आपके निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। अभी जैसे मैं बोलूँ कि मैं विरामावस्था में खड़ा हूँ तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये आप किसी निर्देश तंत्र में मैं विरामावस्था में देखूंगा और किसी निर्देश तंत्र में मैं गतिशील अवस्था में नहीं रहूँगा।
तो ये सारी कहानी कि मतलब कोई चीज़ गतिशील है विरामावस्था में या किसी का मान इतना है किसी का मान इतना है, वो डिपेंड करता है चुने गए निर्देश तंत्र पर। ये बात आपको पता है। जैसे वेग के बारे में तो बताइए, अगर आप जैसे मेरे को आप देखोगे पृथ्वी पर खड़े हैं तो विरामावस्था में नजर आएगा, और जो कोई पृथ्वी के बाहर खड़ा है उसको मैं गतिशील होता हुआ नजर आऊँगा। तो ऐसे करके निर्देश तंत्र पर डिपेंड करेगा कि किसी राशि का क्या तो मान होगा और कौन गतिशील क्या है, ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। तो ऐसे आवेश की बात करते हैं, आवेश की निश्चलता, तो आवेश का मान बदलता नहीं है। आप किसी भी निर्देश तंत्र में चले जाओ, गतिशील में स्थिर में किसी भी निर्देश तंत्र में चले जाओगे, आवेश का मान बदलता नहीं है। आवेश का मान बदलता नहीं है, अर्थात ये निर्देश तंत्र पर इसका मान निर्भर नहीं करता। अर्थात आवेश का मान निर्देश आवेश का मान निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। ये बात सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। कोई जैसे मान लो ये कण है, इस पर इधर आवेश है और मैंने बोल दिया जिसमें 0.5 कूलम, इसमें कितना आवेश है 0.5 कूलम। तो अगर ये स्थिर विरामावस्था में हो तो भी इस पर इतना ही आवेश होगा, और अगर ये गतिशील हो जाता है तो भी इस पर इतना ही आवेश रहेगा। ये विरामावस्था में तो भी यही आवेश होगा, और गतिशील अवस्था में रहता है तो भी यही आवेश होगा। इसके मान में बदलाव नहीं आता है, इसलिए बोला आवेश की निश्चलता, मतलब आवेश का मान निश्चल होता है, बदलता नहीं। इसके अलावा आप एक बात समझ सकते हो, देखो एक रिलेशन होता है n बराबर m नोट अपॉन में √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। m बराबर m नोट अपॉन में √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसमें क्या बताया गया है कि जो ये m नोट है, ये m मतलब इसमें बताया गया ये m है ना, गतिशील कण का द्रव्यमान, क्या गतिशील कण का द्रव्यमान, ये m गतिशील कण का द्रव्यमान है। और जो m नोट है वो आपका है विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान, विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान, विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान। और जो v है, v क्या है कण का वेग, v है जो कण का वेग है। और जो c है वो है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि गतिशील कण का द्रव्यमान इस रिलेशन पर डिपेंड करता है। ये क्या आपका विराम अवस्था में कण का द्रव्यमान, मतलब कुल मिला के बात है कि इसे अपन निर्देश अलग अलग लेंगे ना तो यही कण अलग अलग द्रव्यमान में नजर आएगा, इसका द्रव्यमान चेंज भी रहेगा। जैसे कि हम बात करें अपन विराम अवस्था में इसका कुछ भी द्रव्यमान है m नोट, और जैसे मैं इसका वेग चेंज करूंगा ना तो इस रिलेशन के अनुसार इसका द्रव्यमान चेंज होगा। देखो कैसे, कण का वेग जैसे ये है तो ये क्या होगा v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। c की वैल्यू है निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे पता है, माने 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश का कण, प्रकाश। तो इसी तरह में वेग बढ़ाऊंगा, अगर वेग बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू आएगी क्या 0 के आसपास की वैल्यू आएगी। अगर कुछ भी होगा नॉर्मल वेग जो बड़ा चलता है 10 मीटर पर सेकंड 15 मीटर पर सेकंड, ये काफ़ी बड़ा होगा तो ये 0 के आसपास वाली वैल्यू आएगी, और 1 में से 0 के आसपास वैल्यू माइनस करेंगे तो लगभग 1 ही आ जाएगा। समझ में आ गई बात, लगभग मतलब 1 आएगा लेकिन 1 से छोटा आएगा। तो जैसे 1 से छोटे में जो इसका द्रव्यमान था पहले m नोट, विराम अवस्था में जो द्रव्यमान था कुछ भी मान लो 2 ग्राम, इसका द्रव्यमान था 2 ग्राम। और जैसे मैं विराम अवस्था में जैसे मैंने वेग बढ़ाया इसका कुछ 0 मीटर पर सेकंड से कुछ वेग बढ़ाया तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 के आसपास वाली, और ये 1 से थोड़ी कम आएगी।
तो 1 से थोड़ी कम आएगी तो उसका जो रूट लेंगे फिर वो छोटा हो जाएगा, रूट लेंगे वो छोटा होगा। फिर 1 से कम मान का मैं इसमें जब डिवाइड करूँगा 2 में तो वो क्या होगा, बढ़ा जाएगा, माने m की वैल्यू 2 ग्राम से बढ़ जाएगी, m मोर देन m मोर हो जाएगा अगर वेट कुछ दे देंगे तो। ऐसे ही मैं अगर बोल रहा हूँ ये v लगभग c के आसपास हो जाए, ये v है आपका लगभग c के आसपास, कर नहीं सकते अपन, बहुत मुश्किल है, प्रकाश की गति होती है, बाकी c के आसपास वाला इसका मान हो जाए, लगभग c के आसपास वाला, तो ये वैल्यू क्या आएगी, v का मान c के आसपास में आए तो ये v स्क्वायर और c स्क्वायर क्या आएगा, ये लगभग 1 के पास में आएगा, 1 के पास, इसकी वैल्यू 1 के पास होगी, 1 नहीं होगी, 1 से थोड़ी कम होगी, तो 1 से थोड़ी कम जैसे मान लो 0.98 हो गई, तो 1 माइनस 0.98 करेंगे तो क्या होगा 0.02, फिर 0.02 मतलब कुल मिला के बाद ये जो अंदर की वैल्यू आएगी वो आपकी 0 और 1 के बीच आएगी, और 0 और 1 के बीच वाली वैल्यू, और 0 और 1 के बीच तो आ ही रही थी, लेकिन जब मैं b को c के बिल्कुल पास ले लिया ना तो लगभग 0 के पास ही आएगी, 0.02 0.01 ऐसे करती हुई, फिर उसका रूट लेंगे वो काफ़ी और काफ़ी छोटी जाएगी, तो फिर ये जब इसको डिवाइड करेंगे ये और बड़ा हो जाएगा, मतलब n का मान काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस रिलेशन से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो द्रव्यमान है वो निश्चल नहीं है, जैसे आवेश है निश्चल, आवेश नहीं बदलेगा आपका, गतिशील अवस्था में हो या विराम अवस्था में हो, जो द्रव्यमान जो आवेश पर विराम अवस्था में था उतना ही आवेश इसमें गतिशील अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन द्रव्यमान की स्थिति में क्या है, द्रव्यमान चेंज रहता है, विराम अवस्था में द्रव्यमान अगर m0 है तो आपका जब गतिशील हो जाएगा तो इस रिलेशन के अनुसार m क्या होगा, चेंज रहेगा, माने वेग बढ़ने पर m क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐसा हो जाता है, मतलब द्रव्यमान निश्चल नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो एक राशि होती है क्या, Q/m, जैसे अपने को पता है कि आवेश अगर मौजूद है तो वो किसी न किसी कण पर है, किसी न किसी कण पर है और कण का द्रव्यमान होता है, तो अगर किसी पर आवेश मौजूद माने वो किसी न किसी कण पर होगा तो उसका द्रव्यमान भी होगा, तो ऐसे करके जैसे मान लो ये आपका कण है, इस पर कुछ आवेश है और इसका द्रव्यमान भी होगा, कुछ भी मान लो 2 ग्राम वगैरह कुछ द्रव्यमान भी होगा, इसका द्रव्यमान होगा और क्यों इस पर आवेश होगा, तो इसके किसी भी कण पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात Q/m, इस राशि को बोलते हैं विशिष्ट अनुपात, क्या बोलते हैं, विशिष्ट अनुपात, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी भी कण पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात, किसी भी कण पर उपस्थित आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। अब देखो अपने पता आवेश तो निश्चय है, मतलब आवेश तो नहीं बदलेगा, निर्देशांक पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान चेंज होता है, तो फिर ये Q/m का जो मान होगा, Q/m का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं बदलेगा, वेग चेंज होने पर ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये बढ़ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि चेंज हो जाएगी, माने विशिष्ट आवेश क्या है, बदलेगा, आवेश निश्चल है, द्रव्यमान बदल जाता है और विशिष्ट आवेश भी बदल जाता है, या ठीक है, यह आपकी आवेश की निश्चलता हो गई। अब चलेगा आवेश का संरक्षण, थर्ड गुणधर्म क्या है, आवेश का संरक्षण। आवेश के संरक्षण से क्या मतलब है, जैसे हमने पहले छोटी क्लास में पढ़ा है कि ऊर्जा संरक्षित रहती है, ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और नहीं नष्ट की जा सकती है। ऐसे द्रव्यमान के संरक्षण का नियम होता है, 9th क्लास में मैंने पढ़ा होगा, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसे आवेश का संरक्षण मतलब आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षित रहता है,
आवेश संरक्षित रहता है। मतलब क्या हो गया, न तो इसे बना सकते हैं और न इसे नष्ट कर सकते हैं। आवेश संरक्षित है अर्थात न तो इसे बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण मतलब आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहता है अर्थात न तो इसे मतलब आवेश को बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इस बात को अपन समझ सकते हैं। अब तुम बोलोगे अभी तो मैंने आवेश उत्पन्न किया, पूरे टॉपिक ही चल रहा है आवेश, आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, आप ऐसे बोलोगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आवेश संरक्षित रहता है। तो इस बात को थोड़ा ढंग से समझ लेना। देखो अपन ने जो आवेश उत्पन्न किया है ना, अपन ने जो आवेश उत्पन्न किया कहाँ किया था पढ़ने, जैसे कांच की छड़ थी अपने पास में, रेशम का कपड़ा था, कांच की रेशम का कपड़ा, तो इस कांच की छोटी सी रेशम के कपड़े से कर लिया अपन ने। ये अगर कांच की छड़ है, इसे मान लो कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, इससे मैं रगड़ लिया, तो ऐसे करके इसको रगड़ते गए तो अपने कांच की धन आवेश हो जाएगी, माने इस पर आवेश उत्पन्न हो गया और ये ऋण आवेश भी लगेगी, माने इस पर भी आवेश उत्पन्न हो गया, माने आवेश उत्पन्न हो गया, आवेश अपन ने बना लिया। और मैं बोल रहा हूँ आवेश संरक्षित होता है, न तो इसे मिटाया जा सकता है और न ही इसे बनाया जा सकता है। अब ये क्या लग रहा है, तो देखो इस बात को समझना आपको, आवेश उत्पन्न हुआ है लेकिन अपन ने इसको बनाया नहीं। आप देखो कि जैसे कांच और रेशम, ये पूरा एक निकाय लेके चलो, कांच और रेशम ये पूरा एक निकाय लेके चलो। जब ये रगड़ने की बात की स्थिति है, जब मैं नहीं रगड़ा था तो पहले क्या था, ये कांच था, ये उदासीन था, ये रेशम का कपड़ा था, ये भी उदासीन था। ये तो रगड़ने के बाद आ गए, लेकिन रगड़ने से पहले ये कांच आपका उदासीन था और रेशम का कपड़ा भी क्या उदासीन था। उदासीन होने का मतलब क्या है, उदासीन होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इसके बाद आवेश नहीं है। उदासीन होने का मतलब ये होता है इसके बाद जितना धन आवेश है उतनी ही मात्रा में ऋण आवेश मौजूद है। और ये अपने को पता है कि धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं। मतलब एक दूसरे का नष्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे का प्रभाव खत्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं। नष्ट करने मतलब चीज ही खत्म हो गई, चीज खत्म नहीं हुई है, बस एक दूसरे का प्रभाव नजर नहीं आने देंगे, फील नहीं होने देंगे। इसमें जितना धन आवेश मौजूद है उतना ही ऋण आवेश है, इसलिए उदासीन है। और ये उदासीन है, इसका मतलब इसमें जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, ये उदासीन है। जब अपन इसको उदासीन है, अब इस पूरी निकाय को देखें, इसका आवेश शून्य, इसका आवेश शून्य, तो पूरी निकाय का कुल आवेश कितना है, शून्य प्लस शून्य, 0 प्लस 0, 0 है। लेकिन रगड़ने के बाद इस पर कुछ धन आवेश आ गया और इस पर कुछ ऋण आवेश आ गया। क्यों हुआ, ये अपने को पता है रगड़ने से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन टूट के इसमें आ गए होंगे, तो इस पर क्या आ गया धन आवेश, इस पर ऋण आवेश। तो रगड़ने के बाद इस पर कुछ धन आवेश आया और इस पर कुछ ऋण आवेश आया। लेकिन जब आप इनको मिलाओगे, देखो जितने इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे आए होंगे, इस 2 इलेक्ट्रॉन टूट के आए होंगे, तो इस पर कितना आवेश, -2 ही आवेश उत्पन्न हुआ, और 2 इसमें से निकल के उसमें +2 ही हुआ। तो दोनों का अगर पूरे निकाय का आगे भी कुल आवेश देखें तो क्या होगा, इसी से आवेश की योज्यता वाले पहला बंधन पढ़े थे अपन। आवेश की योज्यता क्या कहती है कि किसी निकाय में उपस्थित सभी कणों पर, किसी निकाय के सभी कणों पर उपस्थित आवेशों का बीजीय योग। तो ये दो वस्तुएं इस निकाय में, इस पर उपस्थित आवेश और इस पर उपस्थित आवेश का बीजीय योग करेंगे, वो क्या होगा, कुल आवेश। तो रगड़ने से पहले निकाय का कुल आवेश का 0 था और रगड़ने के बाद भी निकाय का कुल आवेश क्या होगा, +2e और -2e क्या होगा, 0। समझ में आई बात। तो अपन ने आवेश उत्पन्न
उत्पन्न किया, उत्पन्न करने का मतलब ये है कि अपन ने केवल आवेश का वितरण किया, दोबारा से उनको बांट दिया। पहले इसके बाद जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश, इसके बाद जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश, इसमें से कुछ ऋण आवेश इसमें आ गया, लेकिन सबका मिलाकर, दोनों का मिलाकर पहले जितना था उतना ही है। मतलब आवेश क्या था, अपन ने क्या किया, केवल वितरण किया है, पुनः वितरण हुआ है। आवेश का क्या हुआ है, पुनः वितरण हुआ है, या आवेश का स्थानांतरण हुआ है। समझ में आई बात? अपन ने आवेश को उत्पन्न नहीं किया है, बनाया नहीं है। समझ में आई बात? आवेश का स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश आपको दिखने लग गया। बाकी अपन ने आवेश क्रिएट नहीं किया है, बनाया नहीं है। आवेश तो जब सृष्टि बनी, पूरी दुनिया बनी, तब जितना बनना था वो बन गया। देखो इस बात को आप समझ लो कि पूरी दुनिया में जितना आवेश है ना, वो जब दुनिया बनी थी तब उसमें था, उसके बाद न तो इस दुनिया में कोई आवेश बना और नहीं कोई आवेश नष्ट हुआ। बस हुआ क्या है कि आवेश का पुनः वितरण हुआ है। पुनः वितरित करके अपन किसी निकाय के किसी एक भाग को आवेशित कर सकते हैं, निकाय के किसी एक भाग को आवेशित कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। बाकी पूरी दुनिया का कुल आवेश क्या है, शुरू में जो दुनिया बनी थी, जो आवेश पहले था वही आज है। अब आप देखो जो नॉर्मली आप जितनी भी वस्तुएं देखते हो, ये चौक है उदासीन है, टेबल पड़ी है उदासीन है, हर चीज उदासीन है। पूरी दुनिया क्या है, पृथ्वी को देखे पर पूरी पृथ्वी का आपको उदासीन मिलेगी। उदासीन होने का मतलब यही है, उसमें जितना धन आवेश मौजूद है उतना ही ऋण आवेश मौजूद है। उदासीन होने का मतलब ये, समझ में आई बात? ठीक है। तो नेट या कुल आवेश देखें वो क्या है, शून्य। नेट या कुल आवेश क्या है, शून्य। इस निकाय का भी शून्य था, और पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को देखे अपन तो वो उदासीन है। उदासीन होने का मतलब उसमें जितना धन आवेश मौजूद है उतना ही ऋण आवेश मौजूद है। मतलब पूरी पृथ्वी का कुल या नेट आवेश अपन बोले वो क्या है, जीरो, शून्य है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ऐसे करके आवेश आपका संरक्षित रहता है। और भी एग्जाम्पल ले लिया जाएगा, एबोनाइट की रोड ली, एबोनाइट की रोड, एबोनाइट, और क्या लेगी, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल। तो रगड़ने से पहले ये भी उदासीन, ये भी उदासीन, लेकिन रगड़ने के बाद इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसमें आएगा पॉजिटिव चार्ज। रगड़ने से पहले इस पर भी जीरो था, इस पर भी जीरो था, कुल मिलाकर जीरो, लेकिन रगड़ने के बाद इस पर कुछ जितना ऋण आवेश है होता है ऋण आवेश, तो दोनों मिलाकर फिर से क्या हो गया, जीरो हो गया। ऐसे आपका आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। अब एक जो चीज मैंने आपको बताया, पृथ्वी के लिए कोई उदासीन का मतलब उसमें जितना ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश है, उसका कुल आवेश क्या है, जीरो है। अब तो एक एग्जाम्पल आता है, एक एग्जाम्पल कहाँ पर आता है, परमाणु बम का। परमाणु बम में क्या होता है कि जैसे अपन बोलते हैं परमाणु बम जब बनता है या परमाणु फूट रहा है, कर रहा है, तो उसमें जो एनर्जी निकल रही है वो कहाँ से आई, ये अपन थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि एनर्जी जो परमाणु बम में एनर्जी आती है वो कहाँ से आई। तो देखा क्या गया कि परमाणु बम में जो एनर्जी आई उसको समझने के लिए अपन देखें तो अपन क्या करेंगे, अणु होता है, परमाणु होता है, परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन होते हैं, आधारभूत कण इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात? तो उसको समझने के लिए परमाणु बम में एनर्जी कहाँ से आई, उसको समझने के लिए अपन ने क्या किया, एक कल्पना की कि एक कण होता है, एक कण होता है जिसका नाम क्या है, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन कैसा कण होता है, ये इलेक्ट्रॉन के समान ही कण होता है। मतलब इस पर जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है उतना ही होता है, और इस पर जो आवेश होता है ना वो होता है धन आवेश। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, सेम। इसका द्रव्यमान m, इसका द्रव्यमान n। ठीक है, मतलब कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका द्रव्यमान कितना होता है, लेकिन ये धनावेशित होता है और ये ऋणावेशित होता है। मतलब एक दूसरे की क्या है, प्रतिकण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन है, पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन का प्रतिकण कौन है, इलेक्ट्रॉन। दोनों का द्रव्यमान सेम है और दोनों का जो आवेश है एक दूसरे का विपरीत है।
अब देखो एक रिलेशन है अपने पास में, आइंस्टीन का रिलेशन है, आइंस्टीन का रिलेशन ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। क्या है? ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। ऊर्जा द्रव्यमान संबंध के अनुसार क्या होता है? आइंस्टीन ने बताया E बराबर mc²। इस बात की ये है भी काम आएगा। मतलब बोला क्या जा रहा है कि जैसे परमाणु बम में एनर्जी जो मिल रही है अपने को, परमाणु बम में क्या होता है, ये आवेश ही मिलते हैं, समझो कि आवेश मिलेंगे और परमाणु बम बन जाएगा। लेकिन वो एनर्जी आवेश मिलेगा, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आवेश मिलेंगे तो परमाणु बम बनता है। मतलब आप मैं बता दूं कि ये इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं लिखूं हो गया E- और इसको लिखूंगा E+। ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो समझो कि परमाणु बम में यही प्रक्रिया होती है। परमाणु बम फटता है, करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है। जैसे दो गाड़ियां आमने सामने भिड़ जाती है, और एक इधर से एक तेज वेग से आ रही है, इधर से तेज वेग से आ रही है, दोनों आमने सामने भिड़ेगी तो क्या होगा? कण बिखर जाएगा। तो वही काम यहाँ होता है। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में भिड़ते हैं, भिड़ने से क्या होगा? एनर्जी उत्पन्न होती है। मतलब जिसको अपन बोलते हैं गामा कण उत्पन्न होंगे। दो गामा कण हो जाएंगे, गामा फोटोन, गामा कण नहीं होते, एक्चुअली क्या होते हैं, एक तरीके से मतलब तरंग के रूप में होती है, और ये ज्यादा उदासीन होते हैं। मतलब इनका जो आवेश था ना वो नष्ट हो जाता है। समझ में आई बात? आवेश का हो गया, नष्ट हो गया। ये आपका प्रोसेस होता है परमाणु बम के अंदर। परमाणु बम के अंदर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपस में उनकी टक्कर कराई जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो होता क्या है, कई बार जैसे मान लो कि ये जो कोई अभिक्रिया होती रहती है तो अपन बोलते द्रव्यमान संरक्षित रहता है। तो अभिक्रिया होने से जो द्रव्यमान था वही बाद में रहेगा, लेकिन अपन को अभिक्रिया होने के बाद द्रव्यमान कम मिलता है, थोड़ा बहुत। कई अभिक्रिया में अपन ने देखा है कम मिलता है। तो वो जो द्रव्यमान कम हो गया वो कहाँ गया? तो द्रव्यमान कम होगा करेगा, जैसे मैंने बताया दोनों बिल्कुल भिड़ेंगे, बिल्कुल कण कण में बिखर जाएंगे। अब अपन को पता है इससे छोटा कण तो प्रकृति में है ही, इनसे छोटा कण तो प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि पदार्थ के टुकड़े अणु से परमाणु आया, परमाणु का इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का सबसे छोटा कण तो कोई मिला नहीं था, और उसी का प्रतिकण अपन ने पॉजिट्रॉन की कल्पना कर ली। खैर अपन ने पहले कल्पना की थी, लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि ऐसा कण मिलता है, एक्सपेरिमेंट करके पता लग चुका है। तो ये परमाणु में होता है, और इनके जो ये टक्कर खाएंगे तो टक्कर खाने से होगा ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये कण के रूप में, किसके रूप में? कण के रूप में, माने द्रव्यमान, कण के रूप में माने द्रव्यमान, ये भी और ये भी। लेकिन जब इनका कोलिजन होगा, इनकी टक्कर होगी, तो इनका कण ही प्रकृति है वो तो नष्ट हो जाएगी, और ये ऊर्जा माने तरंगों में कन्वर्ट हो जाएगी। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सबसे छोटा कण है। अब इस कण की भी टक्कर हो जाती है, फिर क्या कहा जाएगा? ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, कण नहीं रहेगा, बिल्कुल तरंगों में कन्वर्ट हो जाएगा। तरंगों का मतलब जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है, लाइट हो गई अपनी, गर्म हीट, उष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इनमें ये कन्वर्जन होता है। जिसे अपन ने पढ़ाया ना भाई, दो नेचर है, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। दो नेचर है, पदार्थ की दो प्रकृति, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। तो ये सबसे छोटा कण था, इनमें टक्कर हो गई, टक्कर होने से अब टक्कर होने से छोटे छोटे टुकड़ों को विभक्त हो जाएगी। दो चीजों में टक्कर होगी तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होगी। तो ये पहले से मूलभूत कण है, जिनकी और टक्कर हो जाएगी वे खा जाएंगे, ये किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे क्या होगा कि कण से ऊर्जा में कन्वर्जन, द्रव्यमान से कण माने कण द्रव्यमान हो गई, तो द्रव्यमान से उन ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। तो ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ E बराबर mc², ये इसी बात का है कि अगर m द्रव्यमान
m द्रव्यमान का कण ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, तो कितनी ऊर्जा बल मिलेगी, वो इससे उसको अपन प्रकाश के वेग से, निर्वात में प्रकाश का वेग है उसके वर्ग से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस इसका द्रव्यमान कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। तो इस द्रव्यमान को c से 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे केजी में, तो इसका स्क्वायर। अब ये जो आएगा वो आपका क्या होगा, ये कण जब टक्कर खाएगा ऊर्जा में कन्वर्ट होगा तो उससे कितनी ऊर्जा अपने को मिलेगी। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब है कि ये जो कण है आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है। अपने टॉपिक चला था किसका, आवेश का संरक्षण। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया, कांच की छड़ जैसे टूटे तो उनमें आवेश उत्पन्न हुआ, तो उत्पन्न नहीं किया गया, आवेश का पुनर्वितरण हुआ है। समझ में आ गई बात। तो आवेश में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। फिर मैंने परमाणु बम के बारे में बोला, परमाणु बम में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, तो मैंने जैसे बताया कि परमाणु बम में एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन की टक्कर होती है, उससे वो एनर्जी मिलती है। फिर वो सारे कण किसमें, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात। माने कण नाम की चीज रहती नहीं है। अब कण नहीं है तो आवेश भी नहीं है, माने चीज खत्म हो गई। ये आपका जो गामा फोटोन बना है ये तरंगी है, ये तरंगों के रूप में चलती है। ये चीज तरंगों के रूप में चलती है, कण के रूप में नहीं चलती है। समझ में आ रही बात। परमाणु बम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कण है उनकी टक्कर होती है, फिर वो ऊष्मा में, ध्वनि में, प्रकाश में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन बोल रहे परमाणु को आवेश को न तो बनाया जा सकता है। तो जैसे भी वो रेशम और कांच की छड़ वाला जब उसमें बन रहा था आवेश, तो मैंने वो बना नहीं है, केवल पुनर्वितरण हुआ है। अब परमाणु बम में क्या हो गया, ये नष्ट होकर किस में चले गए, कण, ये जो कण थे वो नष्ट होकर किस में चले गए, गामा फोटोन, जो कि तरंग है, जो कि चीज क्या है, तरंग है। और आवेश भी, अब कण नष्ट हो गए, मैंने बताया टक्कर होगी, सबसे छोटा कण है, और टक्कर होगी किस में चले जाएंगे, इन में चले जाएंगे। ये कण नहीं है, ये क्या है, तरंग है। तो अगर कण नष्ट हो गया तो मानिए आवेश भी नष्ट हो गया। ऐसे करके आपके फोटोन है जो उदासीन नहीं होते। समझ में आ गई बात। तो अब यहाँ से जो परमाणु बम में क्या नजर आ रहा है कि आवेश नष्ट हो गया। समझ में आ गई बात, आवेश नष्ट हो गया। अपन बोल रहे थे आवेश को न तो बनाया जा सकता है और नहीं मिटाया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित मतलब नेट आवेश नियत रहेगा, मतलब जो कुल आवेश है उसका पहले जितना था उतना ही रहेगा। और पहले कितना था, मैंने बोला पूरी सृष्टि उदासीन है, पूरा नेट कुल आवेश क्या है, 0। कुल आवेश 0 का मतलब जितना ऋण आवेश हो, जितना ऋण आवेश है उतना ही, जितना ऋण आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, दोनों की मात्रा बराबर, तो उदासीन है। समझ में आई बात। आवेश संरक्षित का मतलब होगा कि पहले जितना आवेश था बाद में भी कोई क्रिया होने के बाद में उतना ही आवेश रहेगा। जैसे मैंने लिखा आवेश को तो बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। तो उसमें आप लिख सकते हो कि भाई कोई भी प्रक्रिया अनुक्रिया होने से पहले जो आवेश था, मतलब किसी भी प्रक्रिया अनुक्रिया में न तो आवेश बनता है और नहीं नष्ट होता है। या ऐसे बोल सकते हो किसी भी प्रक्रिया अनुक्रिया से पहले कुल जो आवेश था, नेट आवेश था, उस प्रक्रिया अनुक्रिया के बाद भी आवेश उतना ही रहता है। समझ में आ गई बात। पहले डेफिनेशन ये है कि न तो आवेश को बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। लेकिन जब परमाणु बम का केस आया कि इसमें आवेश नष्ट हो गया है, तो फिर कंफ्यूजन हो गया। तो इस डेफिनेशन थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, आवेश संरक्षण की डेफिनेशन तैयार कर दिया कि कोई भी अनुक्रिया या प्रक्रिया होने से पहले जो नेट आवेश था, प्रक्रिया अनुक्रिया होने के बाद भी आवेश उतना ही रहता है। आवेश संरक्षण का मतलब कोई भी प्रक्रिया अनुक्रिया होने से पहले जितना आवेश था, अनुक्रिया प्रक्रिया होने के बाद भी उतना ही आवेश रहता है। तो अगर जैसे हमारे परमाणु में अगर आवेश नष्ट भी हुआ है, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, धन आवेश एक साथ नष्ट हुए, एक साथ नष्ट हुए। अगर पहले कोई चीज उदासीन थी, उसमें जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश था, तो उदासीन थी। अब उसका एक ऋणावेश और एक धनावेश नष्ट हो गया, तो अभी भी उसमें जितना धनावेश होता है जो ऋणावेश है, धनावेश ऋणावेश की मात्रा बराबर है, तो अभी भी क्या होगा, उदासीन होगा। मतलब ये परमाणु बम की प्रक्रिया होने से पहले कुल आवेश का था 0, उसके बाद भी 0 ही है।
तो ऐसे करके आवेश संरक्षित रहता है। जैसे परमाणु के केस में आया है, कोई भी सिंपल उदाहरण लीजिए उसके केस में आया है। ये वाली बात इसमें थी। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि कहाँ का आवेश संरक्षित हो रहा है, किस किस जगह आवेश संरक्षित हो रहा है। इस ये वाली जो प्रक्रिया है इसको अपन बोलेंगे क्या, युग्म विलोपन। क्या बोलेंगे, युग्म विलोपन। युग्म विलोपन, विलोपन का मतलब गायब हो गया। और जिसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेट का मतलब होता है निगलना। क्या होता है, निगलना। तो देखिए ये दो गुण एक दूसरे को निगल गए। धनावेश तो ऋणावेश करते निकल गए। अब अगर कोई कण ही नहीं बना, पहली बात तो ये कण नहीं है, ये तरंग है, कणी प्रकृति नष्ट हो गई और आवेश भी गायब हो गया, निकल गए एक दूसरे को, विलोपन हो गया। समझ में आ गई बात। ये है युग्म विलोपन। युग्म विलोपन के केस में भी क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है। शुरू में देखोगे ऋणावेश धनावेश जीरो और बाद में भी जीरो। गामा फोटोन में उदासीन थे, आवेश जीरो है और पहले क्या था माइनस जितना था उतना धनावेश था, तो दोनों में लगा क्या है उदासीन, तो बाद में उदासीन। युग्म विलोपन के केस में भी ऐसा ही होता है। ऐसे इसकी उल्टी प्रक्रिया पर कर सकते हैं। उल्टी प्रक्रिया मतलब ये दोनों मिलकर क्या हुए, गामा फोटोन बनाए। तो अपन गामा फोटोन को क्या प्लेटिनम जैसे भारी परमाणु पर, प्लेटिनम जैसे भारी परमाणु पर, क्या ये भारी परमाणु या भारी नाभिक, भारी परमाणु और जब गामा फोटोन को आपतित करेंगे, उस पर डालेंगे, जब प्लेटिनम पर गामा फोटोन को डालेंगे तो अपने को वापस से क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे बन, युग्म उत्पादन। क्या बोलेंगे, युग्म उत्पादन। तो युग्म उत्पादन में भी आवेश संरक्षित है, क्योंकि प्लेटिनम परमाणु है उदासीन जीरो, गामा फोटोन उदासीन जीरो, कुल आवेश जीरो। अगर ये युग्म बन गया तो ये जितना दिन आवेश होता है उतना ही ऋणावेश बना है, तो ये क्या बन जाएंगे आपके, इसे ये क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। तो युग्म उत्पादन के केस में भी आवेश प्रक्रिया और इसमें जो नेट आवेश था बाद में होता ही है। युग्म विलोपन के केस में प्रक्रिया और इसमें जो आवेश था बाद में भी उतना ही है। तो ये आपके दो एग्जाम्पल है, युग्म विलोपन और युग्म उत्पादन, दोनों प्रक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसके अलावा अपन और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एग्जाम्पल अपने जैसे मान लो रेडियो एक्टिव क्षय, क्या है रेडियो एक्टिव क्षय का मतलब आप समझते हो कि इसमें करते हैं भारी नाभिक छोटे नाभिकों में कन्वर्ट हो जाते हैं। भारी नाभिक छोटे नाभिक, जैसे यूरेनियम एक भारी नाभिक है जिसमें प्रोटॉन संख्या 92 है और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 238 होता है। तो ये भारी नाभिक मतलब इसका रेडियोएक्टिव क्षय होता है तो छोटे नाभिक में कन्वर्ट होगा, मतलब इसमें से एक हीलियम का परमाणु निकल जाता है। हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 4, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान होता है। तो ये कण निकल जाता है हीलियम का कण, तो फिर बचेगा क्या आपका 2 प्रोटॉन निकले तो 90 प्रोटॉन रहेंगे और 90 प्रोटॉन वाला जो परमाणु होता है वो आपका थोरियम होता है। थोरियम होता है 90 प्रोटॉन वाला। अब 2 प्रोटॉन निकल गए तो 90 प्रोटॉन ले गए और 4 द्रव्यमान माने 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें 4 द्रव्यमान कम हो जाएगा, क्या 2 3 4 ये केस में। अब इस केस में देखो आवेश की अगर बात करें, ये केवल नाभिक है, नाभिक की बात होती है यहाँ पे। हमारी बात परमाणु की रेडियोएक्टिव क्षय केवल नाभिक का क्षय होता है, परमाणु की बात नहीं होती, इलेक्ट्रॉन नहीं है इनमें, केवल नाभिक है। समझ में आ गई बात। तो एक नाभिक पर कितना आवेश है, एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है E, तो 92 प्रोटॉन पर 92 E पहले इतना आवेश है। बाद में ये जो नाभिक बना जिसमें 90 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर E तो 90 प्रोटॉन और इस पर 2 E, तो बाद में भी कितना है 92, पहले भी 92 है और बाद में भी कितना है 92।
तो अनुक्रिया प्रक्रिया होने से पहले जो नेट आवेश था बाद में भी उतना ही है। तो ये आवेश संरक्षण का एक एग्जाम्पल है। तो रेडियोएक्टिव 6 आपका एक अच्छा उदाहरण है आवेश संरक्षण के लिए। फिर ऐसे कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, उनमें भी क्या होगा, आवेश का संरक्षण रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया होगी, मतलब वैसे देखा जाए तो ये भी एक तरीके से नाभिक का ही क्षय हुआ है। मतलब जैसे अपने पास में है नाइट्रोजन का 740 और इसके साथ में हम मिला रहे क्या, हीलियम। ये क्या बन जाएगा, इसमें 7 प्रोटॉन है और इसमें 2 प्रोटॉन है। तो जो नया बनेगा उसमें कितने प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन होंगे और 9 प्रोटॉन वाला कौन होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, और इसमें 14 द्रव्यमान था, इसका 4 द्रव्यमान था, तो ये कितना हो जाएगा, 18 द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये नाभिक में जो दूसरी बुक में पढ़ेंगे चैप्टर वहाँ आएगी, मेरे पास नहीं है। तो ये मिला, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर इसके बाद में ये और कन्वर्ट हो जाता है, इसमें एक ऑक्सीजन आ जाता है। ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन होते हैं और 16 द्रव्यमान होता है और एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जिसमें प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑक्सीजन वाला बनेगा इसमें आपके 17 होंगे, मतलब ऐसे कि 9 प्रोटॉन और 9 ही न्यूट्रॉन। यही मतलब हम द्रव्यमान अगर 18 है तो 9 ही प्रोटॉन और 9 ही है न्यूट्रॉन और 9 प्रोटॉन, तभी 18 हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन वाला बना है इसमें इसके नाभिक में 8 तो प्रोटॉन है और कितने बच गए, 9 न्यूट्रॉन है। 8 और 9 मतलब हो जाएंगे ना, तो 9 न्यूट्रॉन है। फिर ये हाइड्रोजन एक बंदा है, एक प्रोटॉन रहता है, ये वाली भी। अब लो, अभी क्रिया यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो कितना, एक प्रोटॉन में आवेश E तो 7E और ये कितना हो गया 9E, बाद में भी ये 9E, इसके बाद कन्वर्ट हुआ यहाँ भी 8E प्लस 1E 9E। तो अभी क्रिया होने के बाद में भी आवेश संरक्षित रह रहा है। अब जब आवेश संरक्षित रहता है ना, तो उस किसी भी निकाय में अगर आवेश संरक्षित होता है तो आवेश संरक्षित करने का मतलब क्या है कि जो कण है आपके वो आवेश कहाँ होगा, कणों पर ही तो होगा, माने इलेक्ट्रॉन पर होगा। अगर आवेश कम होता है तो माने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, माने द्रव्यमान भी कम होगा। आवेश बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आने से या जाने से आवेश बढ़ता है तो द्रव्यमान में चेंज आएगा, आवेश कम होता है तो भी द्रव्यमान में चेंज आएगा, क्योंकि आवेश कहाँ से आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी या बढ़ोतरी से। फिर आवेश से तो जाएगा कण तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा और ऋणावेश से तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन पूरे निकाय का तो तय रहता है ना। अब आपको पता है संवेगवन राशि का भी m/v, P बराबर mv, P बराबर mv। तो पूरे निकाय का अगर द्रव्यमान को आवेश संरक्षित रहा, मानो उसका द्रव्यमान भी संरक्षित था, तो संवेग भी उसका संरक्षण करेगा, और संवेग से फिर एनर्जी रिलेटेड रहती है तो फिर एनर्जी भी संरक्षित रहती है। तो ये आपका जो नियम है आवेश संरक्षण का, इसके आधार पर क्या होगा कि द्रव्यमान और संवेग भी संरक्षित रहते हैं। आवेश संरक्षण एक मौलिक नियम है, इसका अपवाद नहीं है। समझ में आ गई बात, इसका अपवाद कहीं पे भी नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, इसके बाद में आपकी चौथा गुण बनता है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश के क्वांटीकरण में क्या होता है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था, अगर नहीं समझ में आता तो देख लो। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब होता है कि जो क्वांटीकरण है, इंग्लिश में होता है क्वांटाइजेशन, मतलब इसकी क्वांटिटी निश्चित करना। क्वांटिटी, क्वांटाइजेशन मतलब टू फिक्स द क्वांटिटी, क्वांटिटी निश्चित करना, मात्रा निश्चित करना, आवेश की मात्रा निश्चित करना। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, पदार्थ होता है उसके टुकड़े पर तो अणु हो जाएगा उदासीन है, परमाणु उदासीन है। आवेश मिला कहाँ, सबसे छोटा कण होता है जिसमें आवेश मिला, वो इलेक्ट्रॉन था जिस पर अपने को आवेश मिला।
और इस पर जो आवेश मिला वो कितना मिला था 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम। कोई भी वस्तु आवेश में किसी के लेन देन से होती है, समझ में, मतलब किसी की संख्या बढ़ेगी तो वो ऋणावेश हो जाएगा, इसकी संख्या कम हो जाएगी तो वो धनावेश हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, और इसके और टुकड़े संभव नहीं है, क्योंकि इसका टुकड़ा अगर सीधा है वो वेव में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कण में अगर रहे पड़े तो इससे छोटा कण अपने पास में है नहीं। आई बात समझ में। तो किसी भी वस्तु पर स्थानांतरण होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और इसके स्थानांतरण से वो आवेशित होगा। इलेक्ट्रॉन, अगर इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो आवेशित हो गया और इसके साथ में धन्यवाद विकिरण लेकर आता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि कोई वस्तु आवेशित होगी तो इन्हीं के लेन देन से होगी और इनसे छोटा कण अपने पास में है नहीं। तो इस पर जो आवेश होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आवेश लेकर आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक आवेश लेकर आ जाएगा। अगर इसके और टुकड़े संभव होते तो इससे छोटा आवेश मिल सकता था अपने, इससे और छोटे टुकड़े संभव होते तो इससे छोटा आवेश अपने को मिल सकता था। ये आपको दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इससे छोटा कण संभव नहीं है तो इससे छोटा आवेश संभव नहीं है। और किसी भी वस्तु पर आवेश होता है इसी के लेन देन से। दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, दूसरे पर भी इतना, तो इसके दुगने के बराबर उस पर आवेश आ जाएगा, ऋणावेश। तीन इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं तो इसके 3 गुने के बराबर इस पर आवेश आ जाएगा। और ऋणात्मक इसका 3 गुना। और अगर n इलेक्ट्रॉन इसमें स्थानांतरित होते हैं तो इसका n गुना आवेश आ जाएगा। ऐसे इसमें से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो इस वस्तु पर इसका दुगुना धनावेश आ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 3 गुना धनावेश आ जाएगा। इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इस वस्तु पर इस मान का n गुना धनावेश आ जाएगा। तो कुल मिलाकर किसी भी वस्तु पर आवेश जो उपस्थित होगा वो इसका क्या होगा, कुछ गुना होगा। और गुना भी कितना होगा, क्या 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना या 3.4 गुना। दशमलव में नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। किसी वस्तु में तो 1 2 3 4 5 मतलब पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर सकते हैं। निकाल भी पूर्ण संख्या में सकते हैं और उसको दे भी पूर्ण संख्या में सकते हैं। तो ऐसे करके किसी भी वस्तु पर, किसी भी कण पर जो आवेश होगा वो इसका क्या होगा, पूर्ण गुणज होगा। और इस मान को अगर मैं ई मान लूँ, पहले से बताया, इस मान को अगर मैं सी को नहीं केवल इसको 1.6 इंटू 10⁻90 को अगर ई मान लिया जाए, ठीक है, तो किसी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो -e, 2 देंगे तो -2e, और 3 आ गए तो -3 और n इलेक्ट्रॉन आ गए तो -n किसी भी वस्तु। और अगर इससे n इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए तो उस पर +n आ जाएंगे। और इस वस्तु पर जो भी कुल आवेश होगा मैं उसको q बोलता हूँ, तो q बराबर ±n। कहने का मतलब हुआ किसी भी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होता है वो एक मौलिक आवेश का, मौलिक आवेश क्या है, E, एक मौलिक आवेश का पूर्ण गुणज होगा। किसी भी वस्तु पर आवेश उपस्थित होगा वो एक मौलिक आवेश का पूर्ण गुणज होगा। और वो मौलिक आवेश का आवेश है E, इसकी वैल्यू ये आपका आवेश का क्वांटीकरण था। आवेश का क्वांटीकरण का मतलब इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा डिसाइड करना। मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश उपस्थित होगा उसकी कितनी मात्रा होगी, उसकी कितनी मात्रा होगी इस मौलिक आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होगी। समझ में आ गई बात। ये आपका आवेश का क्वांटीकरण था। ये आवेश के बारे में कहानी खत्म हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर होगा कूलॉम नियम, जो दो आवेशों के मध्य बल को अपन पता तो लगे, आप बल लगेगा आकर्षण या प्रतिकर्षण, लेकिन अब उसका परिमाण कितना होगा, किस दिशा में बल लगेगा। दो आवेश यहाँ मौजूद है तो वो आकर्षण कितने परिमाण से, कितना आकर्षण होगा, कितना प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच जो आकर्षण लगेगा वो किन किन राशियों पर निर्भर करेगा। और जो आकर्षण होगा किस दिशा में, अगर ये इसको धकेलता है तो किस दिशा में धकेलेगा, इसको आकर्षण किस दिशा में आकर्षित करेगा। ये वाली कहानी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।